1991 में, और उन्होंने उस This meeting is being recorded. और उसमें करीबन 5000 फिश फ्राई हंगेरी से मंगाए थे। उसके बाद हंगेरी छोड़ करके बाकी जितना भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, 4-5 कंट्रीज से लेकर के उनका जो प्रजाति है कॉमन कार्प, उसको मिला करके इसको एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया और उसके से विभिन्न दिग में काम किया गया। इस साइंटिफिक मेथड में इसको डेवलप किया गया है और ये एक जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी है। इसको हमको जानना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका, जैसे कि सब लोग जानते हैं, कॉमन कार्प एक इम्पोर्टेंट एक्वाकल्चर स्पीसीज है। ये करीबन हमारा जो भी कार्प कल्चर है उसी में हमारा कुछ ना कुछ करीबन 10 से 15% का भागीदारी रखता है। लेकिन जब ये अमूर कॉमन कार्प आया, ये यदियो 1991 में आया है, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार के बारे में थोड़ा टाइम लगा है। डेवलपमेंट के लिए शायद इनको शायद 5-6 साल लग गया। लेकिन जब ये धीरे धीरे हम लोग का पर्टिकुलरली इन भुवनेश्वर में हमारा जो नेशनल ब्रूड बैंक में हम लोग 2013 को लाए थे और उस समय पर्टिकुलरली करीबन 10-15 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को उन्होंने दिया था। फिर भी इसका प्रसार जो है, मुझे जो लग रहा है, मैं अभी 6 साल से ये 5-5.5 साल से मैं कर रहा हूँ, उसमें से मुझे लग रहा है लास्ट 2-3 साल में हम लोगों ने इसको पूरी लगन के साथ हम लोगों ने इसका डिसेमिनेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका जो परिणाम है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मुझे जो ओवरऑल लग रहा है इसका, ये शायद आपका जेनेटिकली इम्प्रूव्ड जितना भी कार्प कल्चर है या कार्प स्पीसीज है, उसमें ये शायद नंबर 1 स्पीसीज आपको उभर कर आने वाला है अगले 2-3 साल में। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. Yes. हाँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कॉमन कार्प, जैसा कि आप पहले पुराना जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेन का जो कॉमन कार्प होता है उससे थोड़ी इसका लंबाई आपको देखने में मिलेगा, लंबाई है इसका। और पेट जो होता है, जो पॉट बेली होता था पहले, जैसे कि एक बेली पोर्शन में, वो बेली पोर्शन इधर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको, आप अगर इसका साइंटिफिक वे में देखेंगे तो ये इरेगुलर स्केल से 2-5% है ओनली। बाकी कलर आपको जो है सिल्वरी कलर है, लेकिन ये फिन वगैरह जो है थोड़ा येलोइश, गोल्डन येलोइश कलर है और थोड़ा स्लाइट कड़ल फिन थोड़ा पिंकिश कलर में आएगा, रेडिश पिंक। और इसका ये नॉर्मल, जैसे कि दूसरा मछली के हिसाब से जैसे ये नॉर्मल स्विम करता है। और इसका जो लैटरल लाइन है वो भी ऑलमोस्ट रेगुलर है और ज्यादा से ज्यादा उसको 5% करीबन इरेगुलरिटी होता है, जब पर्टिकुलरली इसका जो ग्रोथ के हिसाब से जो स्टेजेस है, वो स्टेज के हिसाब से अगर देखें कुछ कुछ जगह में आपको थोड़ा आपको 5% तक डेविएशन मिल सकता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, ये हो नहीं रहा है, 1 मिनट। थोड़ा देखिए, नो इशू। या तो इसका जो पहले हम लोग जब ब्रीडिंग के लिए जाएंगे, इसका मेन मकसद है और हमारा जो ब्रूड बैंक का जो मकसद है उसका पहले ब्रूड स्टॉक को कैसा हम पहले डेवलप करें। तो इसमें क्या हो जाता है, हम लोग का जितना भी ब्रूड स्टॉक हम लाते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रीडर सीड लेके आते हैं जो न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर से, उसको हम लोग पालते हैं करीबन 1 साल। और 1 साल में ये मछली क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। 1 साल मतलब दूसरा कॉमन कार्प जो है 6 महीने में मैच्योर होता है, लेकिन इसका जो है ये करीबन 1 साल में मैच्योर हो जाता है। तो इसका मतलब ग्रोथ पीरियड इसको इसलिए 1 साल में इसका ग्रोथ करीबन 1 किलो से ज्यादा हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कॉमन कार्प आपको 200, 250 या 300 ग्राम में भी आपको मैच्योर स्टेज में मिलेगा। लेकिन कॉमन कार्प, पर्टिकुलर अमूर कॉमन कार्प क्या है, इसका ग्रोथ इतना हो जाता है, फास्टर ग्रोथ है और करीबन मोर देन 1 किलो के ऊपर ये आपको आ जाता है 1 साल में, देन इट गेट्स मैच्योर। और इसका क्या है, आपको जब भी आप ब्रीडिंग के लिए लेंगे उसको आप दोनों को देखना चाहिए कि आपको मेल और फीमेल आजकल सेम नंबर्स रखना है। जैसे कि अगर 5 पीस आप मेल लिए तो 5 फीमेल भी, नर और मादा दोनों अब ले सकते हैं। और इसको जब लेना है वो एक साथ रैंडम सैंपलिंग करके हम लोग लेते हैं, जो कि हम लोग सिलेक्शन करके पहले से रखते हैं। और मेल और फीमेल को अलग अलग हम रखते हैं 45 दिन तक ब्रीडिंग से पहले। और इसको क्या है, इसीलिए इसको इनब्रीडिंग जो होता है इस बीच में, इसको हम लोग थोड़ा ये करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली मेल और फीमेल को थोड़ा अलग सेपरेटली रखेंगे अच्छा है। क्योंकि इसका एक हैबिट है, जब भी अगर मेल फीमेल को आप एक साथ दे दिए तो और उसमें
कुछ ग्रासेस या वीड्स वगैरह वो तालाब में आ गया, तो जलकुंडा वगैरह आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो ब्रीडिंग कर लेता है। तो ये जो होता है कभी कभी आपको दिक्कतें भी पैदा कर सकता है फार्मर को, इसलिए क्या है। लेकिन अमूर कमन का पैसा क्या हो जाता है कि 1 साल तक लगता है, और हमारा फार्मर जो है वो 1 साल के ऊपर कभी रखते नहीं है मोस्टली। अगर कोई पेरिनियल पॉन्ड है, जैसे कि आप सूख नहीं रहा है वो तालाब, इसी में अगर रखा है और इसमें ये अगर कुछ वीड्स वगैरह है आपको, तो उसमें आपको दिक्कतें आने वाले है। इसलिए अच्छा है इससे मेल और फीमेल को सेपरेटली हम लोग रखें, लेकिन कल्चर के लिए अलग है, ये ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, हमको सेपरेट एज क्लास के करके रखना है। और हचेरी क्या करना है, हम लोग जो हचेरी कर रहा है उसको रिकॉर्ड बराबर मेंटेन करना है, और कौन से साल का इन्होंने, क्योंकि हम लोग ये इसीलिए बना रहे हैं, ये जो ब्रूड स्टॉक है, कोई भी आप कटला, रोहू, मृगाल या आपको अमूर कमन का, इसका ऐसा एक ये है कि हम, हमारा जो एक थंब रूल जैसा है, इसको 5 साल तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे एक ब्रूडर को। उसके बाद हम इसको कॉल आउट कर देते हैं या इसको बेच डालते हैं खाने के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद जो भी उसका जो प्रेडेटर है या उसका सीड ये जो अंडा देने का जो क्षमता है उसमें घटता है, और उसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म या जो सीड्स आते हैं उसमें भी कम आता है, मतलब उसमें कमजोरी आ जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, हम लोग को जो भी स्टॉक लाते हैं, जैसे कि हम लोग अगर हर 2 साल में हम लोग क्या करते हैं, एक एक हचेरी को हम देते हैं स्टॉक अपना, तो हर 2 साल में क्या करता है वो 5% to 10% वो अपना रिप्लेस करता रहता है, ताकि उसका सिस्टम में वो अपग्रेडेड वैरायटी आपको मिलता रहे और फार्मर को भी ज्यादा फायदेमंद हो। इसीलिए ये एक होता है कि आपको अगर ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट करना है, पहली थंब रूल है कि मेल और फीमेल को अलग रखना और बराबर रिकॉर्ड मेंटेन करना। सेकंडली, आपको स्टॉक को इवैल्यूएट करने के लिए आप डिफरेंट स्टॉक को मार्किंग करके रख सकते हैं, जो उसको आपको कमर्शियल प्रोडक्शन में आपको दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट, जैसे कि आप पॉन्ड कैसा, तालाब कैसा तैयार करेंगे, जैसे कि आपको अगर पॉन्ड प्रिपरेशन ब्रूड स्टॉक पॉन्ड का चाहिए, अगर hatchery वाले कोई है इसमें, तो उसको ब्रूड स्टॉक कैसा करना है, जैसे कि आपको 1.5 to 1 हेक्टेयर तक आप रख सकते हैं। मतलब करीबन आपको अगर देखना है तो 1000 मीटर स्क्वायर का एक तालाब, उसमें आप एक मछली करीबन 100 से 200 किलो तक मछली ब्रूड स्टॉक आप रख सकते हैं। तो 2 तालाब अगर आपको पास 0.5 का, मतलब अराउंड 500 मीटर स्क्वायर का 2 तालाब है, या 1000 मीटर स्क्वायर का 2 तालाब है, तो आपने क्या करना है, 100 मछली आप रख सकते हैं 500 मीटर स्क्वायर के। अगर आपको 1000 मीटर स्क्वायर है तो 200 से, और 200 मेल और 200 फीमेल आप रख सकते हैं। उसको कैसे प्रिपेयर करना है, वो जैसे कि आपको मालूम है कि आपको चूना डालना पड़ता है, पहले ड्राई करना है, बाकी चूना डालना पड़ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक इसके बाद जब सीड प्रोडक्शन का। और पॉन्ड प्रिपरेशन इन नॉर्मल सभी, अब ब्रूड स्टॉक बोलिए, नर्सरी बोलिए, ग्रो आउट बोलिए, एक ही तरीके से होता है। और इसका एक थंब रूल होता है कि पहले आप ड्राई करो, बाद में चूना डालो, बाद में उसको पीएच माप करके, सॉइल पीएच माप करके उसी हिसाब से चूना डालो, देन उसको पानी भरो 2 फीट का, फिर दैट हम लोग मैन्योर करते हैं। और ये आजकल जो काउडंग का मैन्योर है आपको सभी किताबों में मिलेगा ये करेगा, लेकिन आजकल क्या है, काउडंग भी, गोबर भी इतना अच्छा से क्वालिटी में या क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट मैन्योरिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं। और इंस्टेंट मैन्योरिंग आपको ग्राउंड नट ऑयल के लिए, मूंगफली का दाना हो, नहीं तो आपको या सरसों का खली हो, तो उसमें भी दे करके इसको एक कंपोस्ट जैसा बना करके, तो 2-3 दिन का उसको, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा बोलते हैं उसको ग्राउंडनट ऑयल के या मस्टर्ड ऑयल के, उसके साथ राइस ब्रान, थोड़ा गुड़ या जागरी या मोलासेस दे करके उसको हम लोग अच्छा से, उसको भी एक कंपोस्ट जैसा 3 दिन तक हम लोग रख के उसको पानी में गुला करके और ईस्ट थोड़ा दे करके 2-3 दिन रखने के बाद उसको फिर अगर आप डालेंगे तो वो आपको एक अच्छा प्रोडक्शन, प्राकृतिक प्रोडक्शन आता है, देन आपको मछली आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें पानी हमारा ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 फीट तक आपको चाहिए, और उसमें आप जब भी आपको अगर गोबर वगैरह अप्लाई करते हैं तो आप 6-7 दिन तक आपको अनवर अप्लाई करने के बाद तो क्या करना है, अगर आपको पानी जो जब आप भरेंगे, पानी अगर आप फिल्टर नहीं करके छोड़ेंगे तो आपको दूसरा वाला मछली या अंडा आने का चांसेस है आपका तालाब में। अगर आपका दूसरा अंडा, या जैसे नदी से आप पानी भर रहे हैं या कैनाल से पानी भर रहे हैं और उसको फिल्टर ना लगाएं, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ दूसरा जो मछली है, जो कि हमारा हम बोलते हैं कि अनवांटेड फिश, तो अनवांटेड फिश कभी कभी आ जाता है और वो आपको कॉम्पिटिटर बन जाता है जो मछली आप पालन करना चाहते हैं।
तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। मारने के लिए आपको आइदर महुआ ऑयल के बोलते हैं, जो पहले तो पॉइजन का हिसाब से उस मछली को मार देता है, जो बाहरी मछली को मार देता है, और वो बाद में वो फर्टिलाइजर का काम भी करता है। तो महुआ ऑयल की जो है 2000 किलो पर हेक्टेयर करके वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं है, आपको अगर फिल्टर करके आप पानी लिए हैं, आपको 2-3 टाइप का फिल्टर है, आप फिल्टर करके या बोरिंग वाटर पानी ले रहे हैं, तो उसमें कोई दूसरा मछली आने का चांसेस नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट आप मैन्योर कर सकते हैं। और उसको जैसे कि करते हैं, हमारा ब्रीडिंग सीजन से पहले में हम लोग 45 डेज से पहले तैयार करके तालाब को और मेल और फीमेल को अलग अलग रखते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो मैच्योर फिश है वो 1 किलो से मिनिमम होना चाहिए, ये आइडियल साइज है जो आपको अच्छा रेस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट, ये हमारा ब्रूड फिश है। ब्रूड फिश 1 किलो से ज्यादा है, हम लोग 3 किलो तक हम लोग लेते हैं। आपको 3 किलो के बाद क्या होता है, फैट डेवलप आना शुरू कर देता है, इसलिए वो मछली में हमको दिक्कतें आता है कि मछली से अंडा निकलना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 किलो से 3 किलो या 3.5 किलो मैक्सिमम, उसके बाद हम लोग नहीं देते हैं। उसके बाद हम लोग, क्योंकि वो एज के हिसाब से भी हम देखते हैं, अगर 5 साल हम लोग यूज कर लिए उसको, क्योंकि ज्यादा खाना नहीं देते हैं हम लोग, एक बार वो बढ़ गया 1 साल में, फिर बाद में हम लोग इतना खाना नहीं देते, उसको जिंदा रखने के लिए खाना देते हैं। ओनली 45 दिन जो अंडा पकाने के लिए, जो हम लोग अंडा मतलब थोड़ा डेवलप होने के लिए हम देते हैं खाना, ब्रूड स्टॉक डाइट, उसको हम 45 दिन तक देते हैं, ताकि उसी समय जो वेट गेन करना है वो गेन करने, और अंडा का भी थोड़ा ज्यादा राइप कर सकता है। नेक्स्ट, ये हमारा एक फीडिंग चार्ट हम लोगों ने दिया है, एक रफ मैंने हम लोगों ने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका दिया है। बाकी आपका वहां पर आपको अगर फॉर्मुलेटेड फीड भी मिलता है आप दे सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राइस ब्रान, ग्राउंडनट ऑयल के और हाउस ग्राम मतलब कोल्थी का दान, और हमारा जो राइस ब्रोकन राइस है, और मेज है मक्का का दाना, और बाकी आपका फिश मिल है, और हमारा जो ब्लैक ग्राम है उर्दू का दाना, तो ये सब परसेंटेज में मिला करके भी आपको उसको ग्राइंड करके उसको थोड़ा बॉईल करके 30 मिनट के बाद भी आप उसको बैक फीडिंग करा सकते हैं, ताकि वो हमारा जो परसेंटेज है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा करीबन 45 दिन तक हम लोग 2% बॉडी वेट में, अगर 1 किलो का आपका मछली आया है तो उसका करीबन आपको 2% बॉडी वेट में आपको देना है, तो मछली को खाना देना है, और हर दिन उसको शायद एक रेशन या 2 रेशन में बांट सकते हैं आप, उसको आप दे सकते हैं। तो आपको करीबन करीबन 1 मतलब 10 ग्राम से लेकर के आपको 100 ग्राम तक आप उसको जो आता है 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम रात को, मतलब 20 ग्राम तक आप एक मछली को खाना दे सकते हैं, ताकि वो आपको अच्छा परसेंटेज में, वो आपको अच्छा अंडा देने में अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, आप इसमें हम लोग जब ब्रीडिंग करने जाते हैं मेल और फीमेल को, जैसे कि हम अलग न रखना है, लेकिन उसके पहले आपको 2 चीज को मैं बताऊंगा। एक तो कमर्शियल ब्रीडिंग आप कर सकते हैं, जो हैचरी में आप करते हैं, जो कि चाइनीज सर्कुलर हैचरी है। नहीं तो आपको अगर चाहिए तो आप हापा में भी ब्रीडिंग कर, जिसके पास तालाब है, वो तालाब में आपको क्या कर सकते हैं, आप उसको तालाब में भी आपको हापा बांध करके, तो हापा का साइज 2x2 या 1.2 मीटर का जो साइज है उसमें भी आप बांध सकते हैं, जहां पर मिनिमम आपको एक कंक्रीट टैंक है या तालाब के अंदर, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, करीबन आपको 1.5 मीटर का पानी है, ताकि आप 1 मीटर का हाइट में, क्योंकि नीचे से थोड़ा 1 फीट करीबन छोड़ना है तालाब को, तालाब से, तो ताकि वो टच ना करे हापा वगैरह, तो उसमें आप बांध करके भी आप ले सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक मेल और फीमेल को एक 1:1 के हिसाब से, अगर आपको डिपेंडिंग अपॉन द हप्पा, अगर 2x2 का है उसमें 10 मेल और 10 फीमेल भी आप डाल सकते हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अगर 1 किलो का है, अगर आपको 2 किलो का है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि आपको 5 से 5 मेल और 5 फीमेल डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको, अगर आप देखेंगे करीबन हमारा जो आज का स्टडी है 80 to 85% आपको रेस्पॉन्स आता है, एंड उसको आप एक सिंगल बैच में ऐसा अगर आप बांध के रखेंगे, हम लोग एक साथ जब कमर्शियली करते हैं, करीबन हम लोग 80 पेयर, मतलब 2 हापा में हम लोग अगर बांध के रखते हैं तो 80 पेयर करीबन हम लोग करते हैं, जो कि हमको करीबन हम लोग का ब्रीडिंग जो स्मॉलर हापा है 2x2 का, उसको 40 हापा हमको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सॉरी, और इसमें क्या होता है, आपको मेल और फीमेल जो है
उसको हापा में आप इवनिंग में आपको इंजेक्शन दे करके छोड़ सकते हैं। और उसमें इसमें ये एक चीज है कि अमर कमनकार का जो अंडा है वो तो चिपकाने वाला अंडा है, मतलब कोई भी एक आपको जैसे जलकुमड़ा हो गया, नहीं तो प्लास्टिक में दिखाऊंगा उसको फोटो में, तो उसमें चिपक जाता है। इसका थोड़ा एक स्टिकी नेचर है, क्योंकि अभी रोहू कटला मृगल का जो अंडा है वो थोड़ा पानी में तैरता रहता है, मतलब इसे फ्री फ्लोइंग है। तो इसमें क्या है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेला हो नहीं तो वाटर हाइसिंथ होने दो, बाल्सनी जो जलकुमड़ा होता है उसको आपको डालना पड़ेगा। उसको अगर देंगे तो उसमें वो लग जाता है मछली। और उसका फर्टिलाइजेशन करीबन 90, इवन कभी कभी 100% भी आता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेल परसेंटेज। अगर आप मेल थोड़ा ज्यादा दे दे तो 100 तक भी अचीव कर सकते हैं। अगर 1:1 है तो आप कैसे भी कैसे 70 to 90% इन द मेन ब्रीडिंग सीजन में मिलेगा। अगर आप ऑफ सीजन ब्रीडिंग करते हैं, जैसे कि अर्ली ब्रीडिंग हम बोलते हैं, उसको थोड़ा एडवांस करके करते हैं। इसका 2 ब्रीडिंग सीजन होता है। एक होता है आपको जून जुलाई अगस्त में, जून के बाद जुलाई अगस्त में होता है, और एक होता है ये विंटर सीजन में, जो ठंडी का सीजन में होता है इसका ब्रीडिंग, वो आपको नवंबर से लेकर के मार्च तक होता है। तो अभी हमारा ब्रीडिंग चालू है। अभी हम अभी भी आपका क्लास होने के बाद भी आज एक ब्रीडिंग लेने वाले हैं हम लोग। तो हमारा जो ब्रीडिंग होता है करीबन हम लोग हर 2 दिन में 3 दिन में एक ब्रीडिंग सेट लगाते हैं। और हमारा फैसिलिटी थोड़ा ऐसा है कि हम कुछ हापा में लेते हैं, कुछ कमर्शियल हाजिरी में लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारा डिमांड। तो आज के जमाने में हमारा डिमांड इतना है तो हमको फ्री भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाजिरी ऑलमोस्ट सभी टाइम चालू है थ्रू आउट द ईयर आपको, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक आपका रोहू कटला मृगल चलता है। फिर बाद में हमारा फिर नवंबर से हम अमूरकर चलता है। हम लोग को खाली मिलता है करीबन 1-1.5 महीना बीच में गैप होता है, जबकि हम लोग मेंटेन करता है हाजिरी। नहीं तो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको ब्रीडिंग आप कर सकते हैं। रोहू कटला मृगल और अमूरकर मिला के अगर 2-3 वेरायटी आप रख देंगे जेनेटिकली इंप्रूव रहे, तो थ्रू आउट द ईयर आप सीड बेचते रहेंगे। और इसका जो अंडा देने का कैपेसिटी है 70 से 80 हजार मिनिमम आपको मिलेगा। 1 लाख तक कभी कभी मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आप कैसा खाना देते हैं, कैसा आप अगर फर्स्ट ईयर का आप ब्रीडिंग है तो उसमें आपको 70-80 हजार के अंदर मिलेगा। अगर 2 साल 1 साल के बाद दूसरा साल या तीसरा साल आप करते हैं, वो करीबन आपको 1 लाख तक भी मिलने का मिलता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको हाजिरी में इसका जो हैचिंग होता है, अंडा देने के बाद वो चिपक जाता है और उसमें जो बच्चा निकलता है वो करीबन आपको 38 से 40 घंटा लगता है। तो 38 से 40 घंटा है, इसको भी हम लोगों ने स्टडी किया, हर स्टेज को डेवलप करने के लिए कितना कितना टाइम लगता है। तो ऐसा डिपेंड करता है, ये अगर आप विंटर सीजन में करेंगे शायद ये 3 दिन तक भी अंडा फूटता नहीं है, मतलब बच्चा नहीं निकलता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर जो है वो अगर 20 से कम हो गया, 20 डिग्री से कम हो गया, तो आपको करीबन ये टाइमिंग जो है 38 to 40 आवर्स या 42 आवर्स ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, ये साल हमारा हुआ ऐसे कि 15 से भी कम आ गया, तो उसमें क्या हो जाता है 3 दिन के बाद हैचिंग होता है। नहीं तो जनरली आपको दूसरा दिन में ये हैचिंग हो जाता है। अगर आज अंडा आपने सुबह को निकाला और रात में आप इंजेक्शन दिया और रात में वो लोग अंडा दिया और सुबह आपने ब्रूडर को निकाल कर अंडा को मतलब अंडा को या जलकुंडा को सेपरेट करके रख दिया और उसको आप हैचिंग के लिए छोड़ दिए, तो करीबन दूसरा दिन एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे आपको शाम को वो हैचिंग होना शुरू हो जाता है और कंप्लीट होता है। शायद ये लग जाता है करीबन 50-60 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हैचिंग हो जाता है। और उसके बाद आप जलकुंडा को निकाल करके फिर आपको स्पॉन को एक दिन छोड़ने के बाद 72 आवर्स होने के बाद फिर आप उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देखिए हमारा, मैं एक पिक्चर में फोटोग्राफ में हमारा फार्म में ये कलेक्शन हो रहा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इसमें हापा हम लोग ऐसा बांधे हैं, जिसके पास हाजिरी नहीं है वो सीरीज ऑफ हापा ऐसा बांध करके भी आपने ले सकते हैं। इसका जो साइज मैंने दिया 2x2 और 1.5 मीटर का हाइट है, ये 1.2 का और 1.5 मीटर हाइट मिनिमम तालाब का होना चाहिए, तब कि ऊपर में थोड़ा हाइट भी रहेगा। नेक्स्ट, विकी कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं? विकी कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं? हम लोग कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे या तो इसके बाद। और देखिए आपको प्लास्टिक स्ट्रिप का जरूरत है। ये प्लास्टिक स्ट्रिप, ये आपको गनी बैग जो होता है, सीमेंट गनी बैग, और या आपको अभी हमारा ओनियन कांदा का या आपको लहसुन का जो बैग आते हैं वो थोड़ा छेद वाले आते हैं, उसको भी आप काट के डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये प्लास्टिक सिंथेटिक है मटेरियल, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर जिसके पास नहीं है वो जलकुंडा वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, या इसको भी आप बना सकते हैं, जो नायलॉन रोप आता है उसको एक हम लोगों ने डेवलप किया कि ऊपर में एक फ्लोट दे करके वो तैरता रहेगा और नीचे जो है ब्रिस्टल मिलेगा,
ये प्लास्टिक बिस्टिल हमको ही ज्यादा इजी लगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेंटेन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो गनी बैग का जो चीज है मैक्सिमम 1 या 2 बार यूज करने के बाद वो तो यूज नहीं कर रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप कंटिन्यूअसली रीयूज कर सकते हैं। और ये अच्छा है इसीलिए क्योंकि क्लीन स्पॉन आता है इसमें से, कोई गंदगी नहीं आता है। अगर आप वीड्स वगैरह यूज करेंगे, नेक्स्ट अब दिखाएंगे मैं या ये इसमें क्या हो जाता है, मछली हम लोग सिलेक्ट करते हैं मेल और फीमेल, उसको मेल को दबा के हम लोग पहले देखते हैं कि उसको अगर उजिंग मिल्ट है तो उसी को सिलेक्ट करते हैं, और पूरा ये बेली है, बल्जिंग बेली है तो उसको फीमेल को उस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये एक ब्रूडर देखिए आपको, ये ब्रूडर एक करीबन ये आपको एक मेल ब्रूडर है, इसको इस टाइप का ब्रूडर आपको 2.5 किलो के आसपास है ये। नेक्स्ट, ये हमारा ब्रीडिंग पूल है, ये ब्रीडिंग पूल में हम लोग ये इंजेक्शन हम लोग दे रहे हैं, इसको हम जनरली इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन देते हैं या इंड्यूस ब्रीडिंग जो बोलते हैं हाइपोवेशन वो कर सकते हैं, या इवन आपको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। और इसका जो हार्मोन का डोज है वो आपको वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। अगर आप थोड़ा अर्ली ब्रीडिंग कर लिए तो थोड़ा हाई डोज देना पड़ता है, जैसे कि आपको नॉर्मल डोज जो है वो 0.35 ml पर फीमेल पर केजी फीमेल या 0.25 ml पर केजी मेल, ये हमारा नॉर्मल डोज है। लेकिन इससे थोड़ा कभी कभी हम लोग जैसे कि इनिशियल पीरियड में जैसे नवंबर में हम लोग शुरू किए तो थोड़ा हाई देना पड़ता है, फिर बाद में उसको धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। ये एवरेज है हम आपको जो बताए, 0.35 पर मेल, 35 ml पर केजी फीमेल एंड 0.25 ml पर केजी मेल। नेक्स्ट, आप इसको देने के बाद क्या हो जाता है, इसका 6 घंटे के बाद आप उसको आप स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह में अगर आपको जैसे कि अंडा मतलब आपको शायद उनके पास नेचुरल ब्रीडिंग, तो हम तो करते हैं नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं, कुछ जगह में आपको फार्मर का प्रैक्टिस है कि वो स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिपिंग करना है तो भी आपको क्या है, पहले मेल को फीमेल को ला करके अंडा डालना है, फिर मेल को ला करके फिर उसको मिक्स करके उसमें भी आप अंडा निकाल करके फिर बाद में उसको पानी में छोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, लेकिन हमारा जो है हम प्रोसेस जो करते हैं आपको नॉर्मली टैंक में छोड़ देते हैं, नॉर्मली वो ब्रीडिंग करता है कि, लेकिन उसमें क्या हो जाता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है अंडा पूरा छोड़ने के टाइम, तो 7-8 घंटे के बाद वो अंडा छोड़ना शुरू करता है, फिर हम लोग सुबह उसको ब्रूडर को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये आपको मिक्स करके पानी डाल दिए तो अंडा भी नीचे बैठा है। नेक्स्ट, ये फर्टिलाइज हो गया, ये आपको अंडा आ जाएगा, उसमें चिपक जाएगा वो प्लास्टिक बिस्किट में। देखिए अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी विजिट किए थे, उस समय हम लोग ने उनको भी दिखाया था कि ऐसा अंडा चिपकता है, वो टेक्निकल नहीं है फिर भी उनको हम लोग ने किया था। नेक्स्ट, ये देखिए ये वीड से कुछ स्टूडेंट लोग आए थे, इस भी अभी हमारा चालू है। ये आप देखिए जलकुमड़ा वगैरह डाले हैं, उसमें भी अंडा लगा हुआ है। नेक्स्ट, ये देखिए अंडा सब लगा है। तो इसमें क्या है, जो रूट होता है वो वीड्स का जो रूट होता है उसी में चिपक जाता है, और जो भी आपको व्हाइटिश कलर दिख रहा है पूरा कंप्लीटली ट्रांसलूसेंट है, जो पूरा व्हाइटिश दिख रहा है वो आपको फर्टिलाइज्ड नहीं, अनफर्टिलाइज्ड है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट थोड़ा दिखेगा या ब्राउनिश कलर दिखेगा वो आपको फर्टिलाइज्ड है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अंडा दे दिया वो हापा से हम लोग वो जलकुमड़ा को निकाल करके हम लोग उसको लेकर के दूसरा हापा में रखते हैं, उसमें जो आउटर हापा होता है या बोल्टिंग सील हापा होता है उसमें रखते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है, उसमें से निकाल के मेल फीमेल ऑलरेडी अंडा दे दिया और मिल्क भी दे दिया, तो उसको सेपरेट करके उसको छोड़ देना, स्पेंट तालाब में छोड़ना है, तो ताकि इसको ले ले, क्योंकि स्पॉन जो होता है वो शायद ये ब्रीडिंग हापा से निकल जाए, इसीलिए हम लोग किए हैं उसको आउटर हापा में हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें आप देखिए प्लास्टिक ब्रिस्टल में देखिए अंडा भी जब लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग दिखा रहे थे कि आपको जलकुमड़ा में कैसा है और प्लास्टिक ब्रिस्टल में क्या है। नेक्स्ट, ये अंडा होता है, माइक्रोस्कोपिक अंडा आप देखेंगे तो अंडा है, और जितना भी आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 99% आपको फर्टिलाइज्ड है। नेक्स्ट, ये आपको स्पॉन है, जैसे कि मैंने बताया कि 43 to 45 आवर्स के आसपास, ये 38-36 के बाद ये स्टार्ट होता है, आपको 42 या कभी कभी डिपेंडिंग ऑफ द टेम्परेचर ये होता है, ये हैचिंग हो जाता है। हैचिंग होने के बाद क्या है, हम लोग 3 दिन मतलब 72 आवर्स अंडा देने के बाद 72 आवर्स के बाद हम अंडा को
उसको स्पॉन को हम लोग बेचने का लायक हो जाता है, क्योंकि और उसके बाद आपके पास 1 दिन या 1.5 दिन का समय मिलता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। 96 to 108 आवर्स तक आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको क्लोज व्यू है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने क्या किया, ये जो स्पॉन को अगर किसी को बेचना चाहते हैं या आपके पास अगर कोई तालाब है तो इसमें आप नर्सरी पॉन्ड तैयार करना है। नर्सरी का भी वैसे ही है कि आप लाइम देना है, मैन्योरिंग करना है, फिर आपको अगर कुछ कीड़ा मकोड़ा है तो उसमें सोप ऑयल एमल्सन देना है, पॉन्ड को प्रिपेयर करना है। बाद में क्या करना है, फिर उसको आपको स्टॉकिंग करना है। उससे पहले आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर थोड़ा अच्छा से चेक करना है। मोस्टली आपको देखना है पीएच, डिजल ऑक्सीजन और अल्कलिनिटी या टेम्परेचर। और जो स्टॉकिंग करना है वो स्टॉकिंग मतलब 2-3 दिन के बाद अगर आपने इंस्टेंट मैन्योरिंग किया तो दूसरे दिन में आप कर सकते हैं। अगर आपने मैन्योरिंग काउडंग वगैरह में किया है तो आपको 5-6 दिन के बाद करना पड़ता है, ताकि वो वहां पर प्लैंकटन डेवलप हो सके। और उसका जो स्टॉकिंग डेंसिटी है आपका स्पॉन का, वो करीबन 500 से लेकर के 1000 नंबर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम स्टॉकिंग करते हैं। नेक्स्ट, उसको स्टॉकिंग करने के बाद पहली बार हम लोग पहले जब होते हैं उसको 10% बॉडी वेट में देते हैं साथ में, लेकिन इसमें मैं आपको अगर बताऊंगा फिर वेट लेना ये मुश्किल है। तो मुझे एक रफ कैलकुलेशन में मैं बताऊं, अगर आपने 10 लाख मतलब 1 मिलियन आपने स्पॉन लिया है तो आपको करीबन 600 ग्राम का फीड जो है राइस ब्रान और ऑयल केक दोनों मिला करके आप सुबह और शाम दे सकते हैं। तो दोनों 5 दिन तक दीजिए, फिर उसको डोज डबल कर दीजिए 5 दिन के बाद। वो मतलब 1 दिन से लेकर 5 दिन तक आप 600 ग्राम दीजिए, और 6 दिन से लेकर 10 दिन तक वो आप 1200 ग्राम दीजिए, और 11 दिन से लेकर के 15 दिन तक आपको 1800 ग्राम दीजिए। तो सुबह और शाम दोनों टाइम दीजिए, और आपको हार्वेस्ट कर सकते हैं उसके बाद 15 दिन के अंदर या 14 दिन के बाद। 6 दिन तक आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई भी नर्सरी को देखना नहीं है मेरा बच्चा बचा है नहीं बचा, क्योंकि आप साइड में रखेंगे आप देख सकते हैं। अगर नेटिंग कर दिए तो उनको थोड़ा डैमेज होने का ज्यादा चांसेस होता है। अगर उसको देखना है तो थोड़ा कर्नल में आप लेकर के दे सकते हैं, लेकिन आप अगर साइड में ऑब्जर्व करेंगे तभी भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मछली का बीज है कि नहीं है। लेकिन आप अगर नेटिंग करेंगे तो मुश्किल हो जाता है उनको बचना, क्योंकि उनको थोड़ा वो टाइम में डेलिकेट रहते हैं। 6 दिन के बाद आप नेटिंग कर सकते हैं नॉर्मल देखने के लिए, और वो सबसे बेस्ट है कि आपको 13 दिन के बाद या 14 दिन के बाद आप उसको हार्वेस्ट करके बेचना चाहिए, जिसको हम अर्ली फ्राई बोलते हैं। 1 इंच का फ्राई वो बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट, ये आपको मैंने एक पिक्चराइजेशन ये मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये देखिए, आपको अगर पुराना तालाब है तो कैसा करना है उसको, जो घास वगैरह है उसको भी क्लीन करना है। नेक्स्ट, ये फोटो के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि इसको ड्राई कर दीजिए। नेक्स्ट, ड्राई करने के बाद इसको आप प्लाविंग कर दीजिए। नेक्स्ट, लेबलिंग कर दीजिए और प्लाविंग कर दीजिए, और चूना थोड़ा डाल दीजिए डिपेंडिंग अपन आपका सॉइल पीएच। नेक्स्ट, इसको ये भी एक क्लोज व्यू है। नेक्स्ट, फिर आपको इसमें हम लोग आप ये चूना वगैरह डाल सकते हैं। पानी थोड़ा भर के करीबन 1 फीट या 1.5 फीट का पानी भर के आप थोड़ा चूना डाल सकते हैं। चूना डालने के बाद इसको थोड़ा अब अभी देख सकते हैं वाटर पीएच कितना है, अल्कलिनिटी कितना है। बेस्ड ऑन द वाटर क्वालिटी एंड अल्कलिनिटी आप फिर आपको पानी को फिर हाइट को इंक्रीज करना है और उसमें आपको फंड मैन्योरिंग करना है। नेक्स्ट, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जैसे कि हम लोग पानी भरते हैं और मैन्योरिंग करते हैं, उसमें कुछ जैसे कि मैंने बताया जब पानी भरेंगे तो उसमें कुछ प्रेडेटरी फिशेस आ जाते हैं या कुछ जो अनवांटेड फिश आ जाते हैं। उसको मारने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था मोवा ऑयल के 2000 से 2500 किलो तक आप दे सकते हैं। बाद में उसको आप नहीं तो अगर आपको मोवा ऑयल केक नहीं मिल रहा है तो आप ब्लीचिंग और हमारा यूरिया के मिक्स करके भी आप दे सकते हैं, ताकि वो भी पॉइजन हो जाए। लेकिन यूरिया अगर देना है आपको या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर देना है तो ब्लीचिंग पाउडर 350 किलो प्रति हेक्टेयर देना है। उसके बाद क्या करना है, वो उसका आधा क्वांटिटी करीबन 100 से 150 क्वांटिटी, मतलब अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर के साथ में यूरिया मिलाना है तो आपको 175 किलो आपको देना है ब्लीचिंग पाउडर और 100 किलो यूरिया देना है। लेकिन पहले आपको ब्लीचिंग डालना है 175 किलो, बाद में 17-18 घंटे के बाद फिर आपने 100 किलो यूरिया डालना है प्रति हेक्टेयर। अगर डालेंगे तो वो भी मर जाएगा मछली। नेक्स्ट, और इसको कंट्रोल ऑफ वीड्स जो है, आपको जो भी है एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं
उसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें मर जाएंगे और उसको अगर छोटा छोटा इंसेक्ट मछली भी मर जाएंगे बाद में। ये जो इंसेक्ट होते हैं उसके बाद आप उसको क्या करना है, सोप ऑयल इमल्शन जो है वो, क्योंकि कभी कभी एक्वाटिक इंसेक्ट होता है वो फ्लाई करके चले जाते हैं, फिर जैसे कि नोटोनेक्टा वगैरह है वो आ जाते हैं, तो वो रहेंगे तो आपको स्पॉन को डैमेज करेंगे। तो वो डैमेज करने के लिए उससे पहले क्या करना है आपको, ये सॉइल सोप ऑयल एमल्सन जो है वो आपको देना है। इससे सबसे बेस्ट है क्योंकि ये तो क्वांटिटी जो बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों ने जो लिखा है ये 56 किलो पर प्रति हेक्टेयर देना है। इससे कम भी आप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ आपका ये आपका इंसेक्ट कितना है। नहीं तो आजकल केरोसिन भी मुश्किल है, नहीं तो आपको सिंपल मेरा सबसे सिंपल पद्धति है कि आप 5 से 6 लीटर डीजल अगर आपको है पास में, आप करीबन आपको 1/4 एकड़ में आप आराम से दे करके एक साइड से जहां से हवा निकलता है तो वहां पर आप अगर डालेंगे तो कंटिन्यूअसली उसको एक फिल्म बन जाएगा तालाब में, और वो आपको करीबन 90 to 95% आपका इंसेक्ट को मार देता है। तो बाद में उसको नेटिंग करके आप निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट, और जैसे कि बोलते हैं कि आपको कोई कोई पूछते हैं कि आपको स्पॉन छोड़ने के बाद अगर कीड़ा आ गया तो क्या करें, वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें मछली का जो बीज है या मछली का सीड है वो नहीं मरता है, या स्पॉन है वो नहीं मरता है, क्योंकि अगर डीजल है ये पर्टिकुलरली फॉर किलिंग द इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट क्या है उसके पास एक ट्रैकिया है, उसी में से ऑक्सीजन लेता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता है। लेकिन आपको मछली जो है डीजल और ऑक्सीजन वो पानी में रहता है, तो इसलिए मछली को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इवन इफ आपको स्टॉकिंग के बाद भी अगर कीड़ा मिला, तो एक्वाटिक इंसेक्ट मिला, तो उसको भी आप मारने का कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये जैसे कि हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन आपको देना है। अगर आपको तालाब में जैसे कि आप बोरिंग पानी दे रहे हैं या रिवर का पानी दे रहे हैं, नदी का पानी या तालाब का पानी दे रहे हैं, तो डिपेंडिंग करता है उसी हिसाब से आपको प्लांकटन का वेरिएशन। तो प्लांकटन अगर बोरवेल होगा तो नील है, इसमें रिवर होगा तो भी उसमें ऑलमोस्ट कम, बहुत कम मिलेगा, बहुत आपको दिखना जैसे कि बोरवेल वाटर जैसे ही होगा या कैनाल वाटर होगा। लेकिन अगर आपने तालाब का पानी लिया तो उसमें तो कुछ कुछ प्लांकटन रहते हैं, तो उस हिसाब से डिपेंडिंग करके आपको, अगर आजकल क्या करते हैं सबसे बेस्ट है ग्राउंड नट ऑयल के अगर 750 किलो है आपके पास और काउडंग 200 किलो लेकर के सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी आप 50 किलो डाल करके उसको अभी आप डाल करके दे सकते हैं। नहीं होने से आपको क्या करना है, उसको तीनों को मिला करके उसको हाफ डोज अभी भी मतलब 1 दिन दीजिए और 2 दिन के बाद फिर दो दिन पहले स्टॉकिंग का 2 दिन पहले दीजिए, फिर बाद में उसको स्प्लिट डोज में दीजिए। ये जो टोटल हमने बताया आपको 1000 किलो, तो 1000 किलो को इंस्टेंट मैन्योरिंग आप 2 दिन पहले दे दीजिए, उसका 50% और 50% बाद में आप स्प्लिट डोज में 2-3 स्प्लिट डोज करके दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी आप अब देखते हैं ये काउडंग का स्लरी है। आप लोग शायद कोई किसी को मालूम होगा, जो हम लोग बोलते हैं ये झारखंड वगैरह में हम लोग देते हैं इसमें एग्रीकल्चर, इसमें वो स्लरी उसको भी हम इसमें देते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्किन आउट हो गया, अंकिता स्लाइड बंद हो गया। अंकिता, Sir, yes, sir. I'm sharing it again. क्या कह रही है? उसके थोड़ा ऊपर जाइए, बैक बैक बैक, हाँ ये बस बस बस। इसमें क्या करना है आपको, पहले एक जैसे मैंने बोला 2 दिन पहले आप 2 या 3 दिन स्टॉकिंग के पहले आप दीजिए, फिर आपको फेज्ड ये कर दीजिए। तब तक आपको पानी थोड़ा करीबन 3.5, नर्सरी में पर्टिकुलरली 3 से लेकर के 3.5 फीट का पानी बस है, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा 5 फीट या 6 फुट का पानी रहा वो नर्सरी तालाब में तो प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चे को ज्यादा प्रेशर आता है, वाटर प्रेशर, तो उसमें नर्सरी में हम लोग को 2.5 से 3.5 फीट होने से बस है। अगर ज्यादा धूप है, धूप होने के टाइम में तो थोड़ा आपको 3.5 से 4 तक रख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, या इसको पहले क्या करना है आपको, स्पॉन छोड़ने से पहले आप थोड़ा उसको फॉल्स नेटिंग करके बाद में आप फ्राई नेट में फ्राई फॉल्स नेटिंग कर दीजिए।
ताकि उसमें दूसरा कुछ आपको नीट एंड क्लीन रहे, तालाब में कोई पत्ता वत्ता या कुछ कीड़ा मकोड़ा नहीं रहे, तो कि जिस दिन आप छोड़ेंगे उस दिन आपको इंश्योर करना है कि कुछ नहीं है उसमें तालाब में, और उस हिसाब से आपको लेकर के बैग में लेकर के, जो भी पैकिंग बैग आता है सीड, अब हम लोग अभी कार्टून बॉक्स यूज करते हैं, कोई कोई पन्नी बैग में देते हैं, तो ये पॉलीथीन बॉक्स में आता है, वो पॉलीथीन पैक में आता है, उसको लेकर के स्पॉन को लेके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश भी गया था वो लास्ट ईयर, उसको भी हम लोगों ने भेजा था, तो ये पैक्ड बॉक्स है। नेक्स्ट, और इसमें क्या है, रियरिंग पॉइंट है, उसको फ्राई को आप जब फ्राई बन जाता है उसको फिंगरलिंग बनाने के लिए रियरिंग पॉइंट का होता है। रियरिंग पॉइंट भी ऐसी है कि आपको 2 हेक्टेयर तक, मतलब 0.2 हेक्टेयर में 2000 मीटर स्क्वायर तक आप रियरिंग पॉइंट है, और पॉइंट प्रिपरेशन जो है जैसे कि नर्सरी पॉइंट प्रिपेयर किया ऐसी होता है। नेक्स्ट, इसमें आपको फ्राई छोड़ना है, फ्राई करीबन इसका 1 लाख से लेकर 3 लाख तक आप प्रति हेक्टेयर आप छोड़ सकते हैं फ्राई को, जो कि 20 to 25 mm होता है। और उसमें क्या हो जाता है, आपको जैसे कि आपको अगर प्रोपोर्शन देना है, जब आप रियरिंग पॉन्ड में अगर कोई मिक्स्ड स्पॉनिंग मतलब कल्चर करना चाहते हैं, तो उसमें करीबन आपको सरफेस फीडर 30 to 40% रखना है, 30 to 35% रखना है, और ग्रास कार्प, रोहू, बाकी आपको कॉमन कार्प या मृगाल रखना है तो 30। तो ये जो मैंने बोल रहा हूँ, ये कोई कोई क्या हो जाता है, जैसे कि जिसके पास नर्सरी पॉन्ड ज्यादा नहीं, नर्सरी पॉन्ड के बाद आपके पास रियरिंग पॉन्ड ज्यादा नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मिक्स करके डालते हैं। तो उसमें आपको टोटल जो स्टॉकिंग डेंसिटी है उसको सभी को मिला करके 1 से 3 लाख तक आप प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं फ्राई। और उसमें आपको रोहू कितना, कटला कितना, या सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प कितना कितना रखना है, वो एक परसेंटेज में हम लोगों ने दिया है। तो अभी हमारा जो मकसद है, इन जनरल आपको ये सजेशन में मिलेगा, लेकिन अभी हमारा जो है जनरली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी जो है, जयंती रोहू बोलिए, आपको इम्प्रूव्ड कटला बोलिए, या अमूर कॉमन कार्प बोलिए, तीनों जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी। तो आज हम अगर आप बताएंगे तो आपको अगर फायदा लेना है जनरली पर्टिकुलरली, ये आपको जैसे कि आपको सीड ग्रोअर होने दीजिए, फार्मर होने किसान होने दीजिए, तो उसको क्या करना है, रोहू, कटला और अमूर कॉमन कार्प, ये तीनों को अगर डालेंगे तो, क्योंकि मृगाल थोड़ा स्लो ग्रोथ है, आपको कटला फास्टर ग्रोथ है, और आपको रोहू जो है कॉलम फीडर है, वो नॉर्मल ग्रोथ में है। लेकिन आज के दिन में अगर फास्टर ग्रोथ देखना है, सबसे बेस्ट फास्टर ग्रोथ है अमूर कॉमन कार्प, बॉटम डोलिंग। तो इंस्टेड ऑफ मृगाल यू कैन ऑलवेज गो फॉर हायर परसेंटेज ऑफ अमूर कॉमन कार्प। बाद में आप कटला डालना है तो 30% करीबन डालिए, और 30 से 40% रोहू डाल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टॉकिंग डेंसिटी पहले जैसे कि आपको वाटर क्वालिटी वगैरह सब चेक करना है, और उसको देखना है कि कोई भी डिजीज वगैरह ना आए या कोई कंटामिनेशन ना आए, तो क्योंकि आपको थोड़ा मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात है स्टॉकिंग डेंसिटी। अभी कुछ किसान लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा स्टॉकिंग कर देते हैं और ग्रोथ में वो अफेक्ट करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड ऐसा है कि आपको हमने जो बताया कि स्पॉन आपको अगर छोड़ना है तो 500 से 1000 मीटर नंबर प्रति मीटर स्क्वायर छोड़ना है। अगर आपको मतलब जैसे कि वो 1 एकड़ का तालाब है, तो आपको 20,000 से लेकर 20 लाख से लेकर के 40 लाख तक आप स्पॉन स्टॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस 1 एकड़ में अगर फ्राई टू फिंगरलिंग बनाना है, तो उसमें आपको 40,000 से लेकर के आपने 1,20,000 तक आप 1 एकड़ में छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो उस हिसाब से आपको स्टॉकिंग डेंसिटी देखना है। अगर उससे ज्यादा जाना है, फिर उसका मैनेजमेंट अलग हो जाता है, और उसमें ग्रोथ भी कम हो जाता है, और थोड़ा आपको स्टंटेड चीज मिल सकता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल करना है, तो ये जो स्टॉकिंग डेंसिटी हम लोगों ने दिया है, ये ऑप्टिमम स्टॉकिंग डेंसिटी आपको हमने दिया है। नेक्स्ट, ये आपको उसका फ्राई देख लीजिए, ये थोड़ा अर्ली फ्राई है, इसके बाद नेक्स्ट फ्राई है, और ये एडवांस फ्राई है। नेक्स्ट, इसको आपको पोस्ट, इसके स्टॉकिंग होने के बाद क्या करना है, अगर आपको कोई वीड वगैरह डेवलप हुआ या खाना, जैसे खाना आपको कैसे क्या स्टॉकिंग फ्राई को अगर छोड़ दिया रियरिंग पॉइंट में, फिर आपको क्या खाना देना है, उसको 5 to 10% बॉडी वेट में हम लोग को देना है खाना। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको अगर जैसे कि आप स्टॉकिंग किए तो उसका वेट करीबन 7 to 8 मिलीग्राम तक होता है, 7 स्पॉन का। लेकिन उसमें थोड़ा हम लोग क्या कहते हैं 600 ग्राम हम देते हैं कि 10 लाख बच्चे को। लेकिन अगर फ्राई को अगर देखेंगे तब वो क्या हो जाता है, उसको अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए फ्राई का जो वेट होता है करीबन 2 से 3 ग्राम तक वेट होता है। तो 2 से 3 ग्राम का जो वेट होता है उसको आपको 5% to 10% का बॉडी वेट में आपको खाना देना है। तो उस हिसाब से आपको अगर 1 लाख छोड़े तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको खाना देना पड़ेगा, और वो भी आपको
ज्यादा कुछ ये नहीं करना। अगर आप पेलेटेड फीड दे सकते हैं छोटा वाला 1.8 mm साइज का तो अच्छा है। नहीं होने से हमारा जो नॉर्मल जो है रॉ फूड खाना बोलते हैं, ये गांव में हम लोग जो मिलता है, हमारे पास अगर पेलेटेड नहीं है तो ग्राउंडनट ऑयल के वो राइस ब्रांड जो है 1:1 के हिसाब से हम लोग मिला करके भी दे सकते हैं। और उसमें ग्रास कर्प अगर आपने छोड़ा है तो उसमें उल्फिया, लेमना और स्पाइरुलिना वो भी देना है, क्योंकि ग्रास कर्प को ग्रास थोड़ा जरूरत है। तो वो जैसे कि वेजिटेरियन है वो आपको ज्यादा फ्लोटिंग फीड से ज्यादा वो प्रेफर करता है ग्रासी फील्ड में, तो उसको अगर मिल जाएगा तो वो थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगेगा। और ये रियरिंग पॉइंट में आपको सर्वाइवल करीबन 70 to 90% तक मिलता है। और इसको जो होता है फिंगरलिंग आपको 80 to 100 mm साइज और साइज या 8 to 10 ग्राम तक आपको 45 दिन के अंदर, 30 से 45 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, फिर आपको अगर कल्चर करना है तो ग्रो आउट कल्चर करना है। ग्रो आउट में कैसा है, ये आपको जैसे कि मैंने बताया रियरिंग पॉन्ड है, ऐसे आपको उधर थोड़ा बड़ा साइज होता है। ये 1 एकड़ से लेकर के 2.5 एकड़ तक आपको कर सकते हैं ग्रो आउट कल्चर। तो ग्रो आउट कल्चर का पानी का जो डेप्थ है वो 6 फीट से लेकर के 8 फीट तक भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको मछली को थोड़ा टाइम, लॉन्ग टाइम में आप रख रहे हैं, इधर 7-8 महीने रख रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें शायद पानी कम भी हो सकता है कभी कभी एवापोरेशन होके, तो इसीलिए 2 से 3 मीटर तक आप रख सकते हैं। उसका भी जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम जैसे कि हम लोगों ने आपको नर्सरी रियरिंग में किया था, उसी हिसाब से इसको भी किए हैं और सेम टाइप का है। और उसमें भी पैरामीटर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर अल्कलिनिटी थोड़ा ज्यादा भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रोथ में अफेक्ट होता है। अगर कम अल्कलिनिटी जैसे कि 62 अगर 60 ppm से अगर कम हुआ अल्कलिनिटी या 200 ppm से ज्यादा हुआ तो उसमें ग्रोथ में अफेक्ट करता है मछली का। तो इसीलिए सबसे बेस्ट अल्कलिनिटी जो है वो 100 से 180 तक होने से आपको बढ़िया ग्रोथ मिलता है। नेक्स्ट, फिर आपको स्टॉकिंग डेंसिटी इसमें क्या करना है, जैसे कि आपने फिंगरलिंग स्टॉकिंग करना है ग्रो आउट पॉन्ड में या तालाब मछली का जो पालन करते हैं, वो पालन करने में आपको फिंगरलिंग जो है 60 से 100 mm या 3 से लेकर के 4 इंच तक आपको जो बीज है उसको छोड़ना है। और उसमें क्या करना है आपको क्योंकि आपको 95% सर्वाइवल अगर चाहिए तो आपको थोड़ा बड़ा अगर साइज आपको भी 50 से 100 ग्राम तक अगर मिल जाता है तो और बढ़िया है। और उसको क्या करना है आपको करीबन आपको 5,000 तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर छोड़ना है, 5 से 8,000 तक आप छोड़ सकते हैं। जनरल इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है हमारा जो है एकड़ के हिसाब से अगर मोनोकल्चर कर रहे हैं, जैसे कि अगर अमूर कर्प खाली कर रहे हैं तो 4,000 प्रति एकड़ या 10,000 प्रति हेक्टेयर में हम लोग जो फिगर लेंगे उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलीकल्चर करना है, जैसे कि मिक्स करना है, कटला, रोहू और अमूर कॉमन कर्प करना है, उसमें भी आप 10,000 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि आपको साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, अगर आपको जैसे कि 7-8 महीना में, क्योंकि अमूर कर्प जो बहुत फास्ट ग्रो करता है, खाना भी वैसे ही खाता है, बोरासिस खाना खाता है, तो उसमें थोड़ा अगर आपको परसेंटेज देखना है तो आपको 30 to 35% तक अगर रख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है वो ऊपर में भी आके खाना खाता है। तो इसमें क्या हो जाता है आपको, जैसे कि एकड़ में 4,000 हुआ तो करीबन 1,500 करीबन आप अमूर का कॉमन कर्प डाल सकते हैं, और 1,000 करीबन आपको कटला डाल सकते हैं, और 1,000 आपको ये 1,500 और इसको डाल सकते हैं हम रोहू का। तो इसमें क्या क्या 4,000 तक आप रख सकते हैं। तो टोटल आपको 4,000 रखना है 1 एकड़ में, और वो आपको अगर 100 mm या 4 इंच का बच्चा है तो आपको 95% तक सर्वाइवल देता है। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए लेकिन साइज छोटा चाहिए तो फिर आप स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं नंबर्स। नेक्स्ट, ये आपका अमर कॉमन कर्प का लिंक्स। नेक्स्ट, इसको आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग क्यों देना है, ये देखिए मतलब बाहर का खाना देना जरूरी है कल्चर में। रोहू मतलब आपको नर्सरी या रियरिंग पॉन्ड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, और सप्लीमेंट्री फीड थोड़ा सप्लीमेंट्री भी देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कल्चर जब आप करते हैं उसमें ज्यादा डिपेंडेंट होता है सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा मछली होता है, वो खाना जल्दी फास्टर ग्रोथ भी करता है और उसको खाना भी जल्दी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में खाना कम खाता है। तो सप्लीमेंट्री फीड देना है, क्योंकि नेचुरल फूड जो है जहाँ पर लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि बड़ा मछली बड़ा है और खाना ज्यादा खाता है, तो सप्लीमेंट्री फीड आपको देना जरूरी होता है। और उसको बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहीं पर आपको जब आप मछली उत्पादन को ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा फीड भी देना पड़ता है। तो इसका जो FCR है वो करीबन 1.5 to 2 तक भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्प है और कुछ कुछ कभी वेस्टेज भी हो जाता है,
और नीचे क्योंकि ये फ्लोटिंग, आजकल तो फ्लोटिंग फीड आ गया, अगर आपको थोड़ा वेस्टेज कम करना है तो फ्लोटिंग फीड भी जा सकते हैं। ये अमर कमन कर्व जो है वो फ्लोटिंग फीड भी खाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या है, ये मेनली क्या होता है, फिश मील, सोयाबीन मील या ग्राउंडनट ऑयल के या राइस ब्रान मिला करके हम लोग इसको बनाते हैं कन्वेंशनल फीड। नहीं तो पैलेटेड आपको फ्लोटिंग फीड भी दे सकते हैं, सिंकिंग पैलेट में भी दे सकते हैं। और इसको 2 से 3 दिन माने 2 से 3 बार एक दिन में आपको डिफरेंट ब्रेकन रेशियो में आपको देना है। तो उसको आपको क्या करना है कि जैसे कि अंडर फीडिंग होगा तो अगर फीडिंग कम हो गया तो ग्रोथ भी कम होगा, तो उसको बराबर आपको मैनेज करना है। और फीडिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा लेना है तो आपको देखना है कि फीड कम से कम वेस्ट और मैक्सिमम यूटिलाइज हो, ताकि वो आपको जितना बायोमास है उसका 3 से 5% तक आप दे सकते हैं बायोमास का ऐसा फीडिंग। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे डिमांड फीडिंग इज द बेस्ट। कितना खाता है उतना दीजिए ताकि वो ग्रो करे। अगर ज्यादा दे दिया तो वेस्टेज होगा, नहीं वो तालाब को भी खराब करेगा, या कम भी दे दिया तो ग्रोथ नहीं होगा। तो इसका ये एक बड़ा चीज होता है कि सप्लीमेंट्री फीड उसको बराबर देख करके आपको थोड़ा ध्यान दे करके इसको पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और जब भी आपको कल्चर करते हैं उसमें सबसे बड़ी इंपोर्टेंट होता है कि बीच बीच में उसको चेक करना, इसका हेल्थ मैनेजमेंट करना। उसको क्या करना है, आपको बीच बीच में तालाब को नेटिंग करके उसमें देखना है अगर कोई डिजीज है या कुछ लाख दप्पा या कुछ उसमें, या मछली ग्रो करता है कि नहीं, खाना खाता कि नहीं है, कुछ वीकनेस है कि नहीं है, ये सब भी करना है। बीच बीच में आपको वाटर क्वालिटी भी चेक करना है, वो पीरियडिकली करना है। एटलीस्ट मछली को 1 महीना में एक बार तो नेटिंग करके देखना चाहिए हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। और आपको क्वालिटी वाटर क्वालिटी भी चेक करना है। और एक चीज होता है कि जैसे कि आपने स्ट्रीट स्टॉक कर दिया और उसमें देखेंगे आप कि ये वाटर बर्ड होता है, कर्मोरेंट होता है, ये कौवा आता है वो खा लेता है, या क्रेन्स आते हैं वो खा लेते हैं, तो इसलिए आपको बायोसिक्योरिटी जो है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ताकि आपका जो सीड है वो सही सलामत रहे। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो पानी का जो कौवा है वो पानी में डूब के वो खा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना मछली है। तो इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए उसको क्या कर दिए, उसको जाल थोड़ा लगा दिए। मैं नेक्स्ट अब देख सकते हैं मैं, तो इसमें क्या है, बाद में जाल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको जितना है ये आपको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 10 महीने, 8 से 10 महीने के बाद आप हार्वेस्टिंग करते हैं डिपेंडिंग अपन है। तो इसमें मिनिमम जो है आपको अगर देखेंगे, जयंती रोहू का जो है हमारा उड़ीसा में पर्टिकुलरली, अभी हम लोग उड़ीसा में आज का जमाने में, पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे 100 रुपया पर किलो था, लेकिन आज वो बढ़ करके 140 रुपये के मार्केट में। लेकिन मुझे दूसरा राज्य से हमको जो खबर मिला 250 रुपया पर किलो हो जाता है। 1 किलो के ऊपर हो गया तो वो 300 तक जाता है, जो डिमांड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो अमूल का कमन कर्व का जो टेस्ट है, मतलब इट इज नॉट लाइक ए कमन कर्व, मतलब कमन कर्व वेराइटी से आया है लेकिन उसका कोई स्मेल नहीं है मीट में। तो इसीलिए ये सॉफ्ट भी है, बच्चे लोग को भी अच्छा है, बड़े लोग के लिए भी अच्छा है, और ज्यादा फैट भी नहीं है। तो आपको खाने में भी इसमें, अगर जो फूड फिशेस है जो जहाँ पर आप बेचेंगे उनको भी थोड़ा कन्विंस करना है, क्योंकि ये नया मछली है और ज्यादा से ज्यादा आदमी को पता नहीं है कि ऐसे टेस्ट कैसे रहेगा। सबका माइंडसेट में ऐसा है कि कॉमन कर्व का जैसा रहेगा और थोड़ा मीट हमको ज्यादा अच्छा नहीं मिले। लेकिन ये अमूल कॉमन कर्व जो है वो अच्छे से अच्छा आपको कंपेटिटिव मार्केट देता है रोहू कटला के बराबर। नेक्स्ट, ये आपको हार्वेस्टेड ये करके हम कॉमन कर्व है। नेक्स्ट, ये आपको हमारा एक फार्म ग्रोन, ये 4-5 किलो तक भी बढ़ सकता है, कभी 7 किलो तक भी हमारा एक है वो, लेकिन 4-5 साल में वो बढ़ेगा। इसमें एक ये है कि ये मछली को आप जितना खाना देंगे उतना खाना खाएगा और उतना बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका पेट में आप अगर देखेंगे ये पेट नहीं है, जो कि हमारा नॉर्मल कॉमन कर्व में। इसलिए इसका बॉडी और पीसेस अगर कोई भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर परचेस करता है, उसको क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा पीस मिला, क्योंकि अगर मिडिल क्लास फैमिली वो देखेगा हमको कितना पीस मिलता है पर किलो, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे अमूल कॉमन कर्व अच्छे से अच्छा रोहू और कटला के साथ मार्केट में भी अच्छा समाएगा, तो रोहू आपको अच्छा रेट में मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि अमूल कॉमन कर्व एक हार्डी स्पीसीज है जो रोहू कटला से आपको अच्छा मार्केट देता है। आपको लाइव स्टॉक जो होता है आजकल तो ज्यादा से ज्यादा जिंदा मछली बाजार में ज्यादा मिलता है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छा से अच्छा मार्केट आपको दे सकते हैं और लाइफ इसका डिमांड जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। ये था मेरा ये प्रेजेंटेशन। और आपके पास अगर कोई ये है, कोई सवाल है आपका मन में, वो आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मेरे मेरे सभी ये जितना भी हमारे पास
पार्टिसिपेंट है, सबका अनुरोध है, मेरा तरफ से अनुरोध है कि अगर आपको मछली कभी देखे नहीं है या कभी ये अमूर कार्प को पाले नहीं है, ऐसा कुछ कोई डाउट है, आप पर्सनल मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर कोई चाहिए आपको ट्रेनिंग लेना है उसमें भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, और वो हम ट्रेनिंग ऑन हैंड ट्रेनिंग भी हम देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। लेकिन हमारा शेड्यूल जब रहता है वो समय देंगे। जब आप बोलेंगे अगर आपको 4-5 आदमी को मिल के अगर आपको आना है, हमारा जो ब्रीडिंग अभी चालू है, अगर कोई आना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम है, लेकिन रहने का खाने का हमारा कोई बंदोबस्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम आपको ट्रेनिंग देने का बंदोबस्त कर देंगे। और हम इधर रहने का अगर कोई गेस्ट हाउस वगैरह मिलेगा तो हम कोशिश करते हैं उसके लिए, अगर मिलेगा तो आपका अच्छा है, नहीं होने से आप होटल वगैरह में रह के 4-5 दिन आप देख करके हमारा जो प्रैक्टिकल है, जो ब्रीडिंग करना चाहता है या कल्चर करना चाहता है वो देख करके भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या नेशनल ब्रूड बैंक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी है इस सबके साथ सबके पास पहुंचे, ताकि फार्मर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि आपको इसका मेन है जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी का कि आप जो पद्धति में मछली पालन कर रहे हैं या जो आपके पास जितना एरिया है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। सेम मैनेजमेंट में अगर ये क्वालिटी सीड आपको लेकर के जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी डाले तो कैसे भी मिनिमम टू मिनिमम आपको 30 to 40% प्रॉफिट मैक्स ज्यादा मिलता है नॉर्मल स्ट्रेन से। तो उससे ये फायदा होगा हमारा फार्मर लोग को या सीड ग्रोअर को या हथेली वाले को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही दिलचस्प विषय था। अमूर कार्प काफी लोगों को पता नहीं है, तो कोई सवाल हो किसी के मन में तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो सर नमस्कार सर, मैं मुन्ना सहरसा से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। सर आपके समझाने से तो सर लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं होगा, बस अब इसका जैसे सर यूज करूंगा, अभी तो सारा कुछ तैयार हो चुका है, बीज सर नहीं गिरा है हम लोगों को, तो अब सर यहाँ पे होता है तो फिर उसके बाद देखते हैं सर कैसा क्या कल्चर होता है। नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार सहरसा से हूँ सर। सहरसा से। हमारा बिहार को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको बताऊं कि अगर अमर कमन कार्प का जो प्रचार और प्रसार में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ये 3 स्टेट से ज्यादा डिमांड आते रहते हैं, और उड़ीसा को छोड़ करके। उड़ीसा तो हम उड़ीसा में है, लेकिन हम रेगुलरली अगर आप समस्तीपुर का जो स्टेशन ट्रेन है, पूरी जयनगर ट्रेन समस्तीपुर आपको जयनगर तक हम भेजते हैं। ऑलमोस्ट हर वीक में, हर हफ्ते में हमारा सीड दिसंबर से लेकर के मार्च तक जाता रहता है। ये पिछला साल भी या पिछले बार भी अभी आज पहुंचा होगा सुबह। कल हम लोगों ने भेजा था 10 लाख का सीड समस्तीपुर में पंकज ठाकुर को। तो हम लोगों ने रेगुलरली भेजते रहते हैं। अगर आपको वही कुछ रूट है ट्रेन जहां पर आपको सुविधा है वो हम भेज सकते हैं, लेकिन ओनली मैं आपको ये बताऊंगा जहां से आप सीड खरीदते हैं उसका सोर्स करके आप ले लीजिए। अगर सीड अच्छा रहे, क्योंकि देखिए नॉर्मल कमन कार्प का सीड भी वो अमर कमन कार्प को बोल करके दे सकते हैं, तो उसमें शायद आपको थोड़ा दिक्कतें हो सकता है। तो इसीलिए अगर जेन्युइन सोर्स है, जैसे कि हमारा नेटवर्क हाजिरी है हमारा, उधर से अगर आप लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर टेक्निकली जैसे कि हमारा यहाँ से भेजना थोड़ा आपको शायद लेने में दिक्कत होगा या कॉस्टली थोड़ा होगा, आपको पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको ज्यादा लग जाता है। लेकिन इसीलिए क्या है, नजदीक में आपको कोई है जगह में अगर बिहार में, क्योंकि हम पटना भी भेजते हैं, हम समस्तीपुर भेजते हैं, जयनगर भेजते हैं, तो रेगुलर ट्रेन है, ट्रेन में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। वो फ्राई तक हम लोग अभी भेजे हैं, मतलब फ्राई एडवांस फ्राई तक भी भेजे हैं। हम फिंगरलिंग ज्यादा नहीं देते, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि फार्मर को कम से कम में ज्यादा सीड जाए, ताकि क्योंकि फिंगरलिंग आपको एक पैकेट में करीबन 20 से 30 पैकिंग होके जाएगा, लेकिन अगर आप उसी हिसाब से अगर एक पैकेट में आपको स्पॉन लेना तो 50,000 जाएगा। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि फार्मर को एक छोटा सा नर्सरी तालाब बना के रखे, ताकि वो खुद अपना सीड डेवलप कर सके, ताकि यहाँ से जो उसको नहीं मिले। सर नमस्कार, मुझे एक डाउट सबका क्लियर करने के लिए आपसे विनंती करता हूँ कि ये जो कॉमन कार्प है सिप्रिनस कार्पियो, इसका नॉर्मली स्पॉन टू फिंगर का जो सर्वाइवल है वो 10% आता है अगर हम आईएमसी से कंपेयर करें तो अमूर कार्प के बारे में हमारे जो नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे हमारे जो फार्मर्स है उनके ये रिपोर्टिंग होती है कि
कॉमन कार्प का जब वो ब्रीडिंग करते हैं फरवरी वगैरह में और स्टॉकिंग करते हैं, तो उनको रियलाइजेशन जो होता है स्पॉन टू फिंगर वो 10 to 20% के बीच में कहीं मिलता है, फिंगरलिंग तक के 30-40 डेज। लेकिन अमूर कार्प के बारे में थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, हमारे मित्रों को आप बता दीजिए कि उसमें रियलाइजेशन कैसा रहेगा स्पॉन टू फिंगर में, अमूर कार्प में। थैंक यू। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज आपको अगर देखेंगे, जैसे कि आपको सभी स्टैंडर्ड, अभी किधर भी आप कोई भी मत्स्य वैज्ञानिक को पूछ ले, वो आपको वही बताएगा कि 20 तक ही आपको मिलेगा। लेकिन जो मैंने जो प्रैक्टिस आपको बताया, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया, उसमें से अगर आप करेंगे तो स्पॉन से लेकर के फिंगर तक आपको 25 से 30 तक आपको आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब भी आपको स्पॉन टू फ्राई है, आपको अगर नेशनल एवरेज अगर बताएं, आपको नॉर्मल कार्प में भी वो 25 से 30% आता है, मतलब 15 दिन में। लेकिन हमारा जो फार्मर है, जैसे कि आप यूपी का एक फार्मर है, अभी आगरा में कल बात कर रहा था, 67% उसको सर्वाइवल आया है, वो भी आपको 30 डेज में, 15 डेज में नहीं, अर्ली फ्राई में नहीं, वो एडवांस फ्राई का बात कर रहा है, वो 67% है। लेकिन उसमें ऐसा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, या उसका जो हम लोग प्लैंकटन डेवलप करके उसको ज्यादा उसमें रखते हैं इनिशियल स्टेज में, ताकि उसको सर्वाइवल अच्छा जाए। और एक चीज है, हमारा फार्मर लोग क्या करते हैं, पहले से एक थोड़ा हमारा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जो स्पॉन है जब आप लेकर के छोड़ते हैं, तो आपको अल्कलिनिटी एक पैरामीटर है जो कि आपको बराबर चेक करना चाहिए, पीएच एंड अल्कलिनिटी। अगर उसमें 7.5 to 8.5 आपको पीएच है, आपका 80 to 120 आपको अल्कलिनिटी है, तो आपको 50% से ज्यादा आपको सर्वाइवल मिलेगा, अगर नॉर्मल आपको फीडिंग करते हैं तो। अगर आपको इसी में भी कोई भी कम होता है, क्योंकि उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लाइम और अलम या ब्लीचिंग पाउडर दे करके। लेकिन उसमें अगर आपको इसमें अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्कलिनिटी का लेवल अगर आपको पता नहीं है, या उसका डोज मालूम नहीं, मतलब उसका पैरामीटर का स्टडी आपको मालूम नहीं है, वाटर क्वालिटी चेक नहीं की है, तभी आपको इसमें घाटे आते हैं। तो उसमें नर्सरी जो करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि स्पॉन टू फिंगरलिंग जो करते हैं, वो मोस्टली नर्सरी या सीड ग्रोअर हम बोलते हैं उनको। वो सीड ग्रोअर को सबसे बड़ा चीज है कि आपको जानना चाहिए वाटर क्वालिटी पैरामीटर आप कैसा टेस्ट कर सकें। उसमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, एक छोटा सा किट भी आजकल आता है, एक रेफरेंस लेवल आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको आज का शुगर लेवल देखना है, तो आपको खुद भी आप घर में देख सकते हैं, और कोई ब्लड डोनेशन ये कलेक्शन सेंटर में जाना जरूरी नहीं। तो ऐसे आपको पानी का टेस्ट भी आप खुद कर सकते हैं, तो उसमें आपको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक या आपको कोई पूछा है मुझे कि इसमें लिखा है चैट बॉक्स में कि पॉलीनाइनिंग पॉन्ड में भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं यार, बायोफ्लॉक में भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, अमूर कार्प को आप बायोफ्लॉक में कर सकते हैं। ये एक हार्डी स्पेसीज मैंने बताया, और बायोफ्लॉक में बहुत सक्सेसफुल है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर स्पॉन टू फ्राई या फिंगरलिंग बनाना है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको बायोफ्लॉक में शायद कल्चर के लिए ये इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन सीड प्रोडक्शन में ये बहुत फायदेमंद होगा। आई थिंक समीर जी जब आए थे, मैंने उनको भी ऐसे बात किए थे कि ये आप सभी फार्मर को बताइए, उनको बायोफ्लॉक अगर जो कर लिए हैं या एस्टैब्लिश कर लिए हैं, उनको आप सिखाइए कि आपको सीड प्रोडक्शन में ये ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है बहुत फ्लक्चुएटिव होता है। जब आप लॉन्ग टर्म या कल्चर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें मेंटेन करना अमोनिया या आपको दूसरा पैरामीटर वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपको दिक्कतें होते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो कि सीड ग्रोइंग के लिए आप 1 महीने या 1.5 महीने का चाहिए, उसमें अगर आप करेंगे तो आपको इजी होता है आपको मेंटेन करना। और सेकंड चीज होता है, आपको इजीली आपको रिट्रीवल मिल जाता है। अगर आर्दन पॉन्ड में करेंगे या मिट्टी में तालाब में करेंगे, तो शायद रिट्रीवल जो रेट है आपको, वो शायद उसमें दिक्कतें आता है, क्योंकि ये बॉटम फीडर है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अमूर कॉमन का बॉटम है, वो ये शायद कभी कभी ये जब तक आप पूरा पानी नहीं निकालेंगे तब तक ये सीड नहीं निकलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपको अगर फिंगरलिंग के ऊपर बढ़ाते हैं तो ठीक है, अगर आप फ्राई स्टेज में निकालेंगे फिर भी आपको ड्राई करना पड़ेगा तालाब, क्योंकि आपको नेटिंग में पूरा आएगा नहीं। तो उससे अच्छा आप उसमें बायोफ्लॉक में आप कर सकते हैं, या पॉलीलाइनिंग तालाब में कर सकते हैं। नेक्स्ट। सर, ये अगर लाइनर पॉन्ड्स में करना है तो क्या प्री स्टॉकिंग प्रोसीजर सेम रहती है? सेम रहेगा, ओनली थिंग होगा आपको फीड जो है उसमें थोड़ा जो सप्लीमेंट्री फीड है उसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ऐसा प्लैंकटन को आप ज्यादा अगर उसमें फर्टिलाइज करेंगे तो वो अल्गल ब्लूम हो जाता है।
पॉली लाइनिंग में, क्योंकि मिट्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता है। उसीलिए आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री फीड को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री फीड भी आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं हो, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा उनका मतलब खाने का जिम्मेदार बनता रहता है। और उसमें और थोड़ा पानी का जो डेप्थ है वो 3.5 फीट का जगह में आपको 5 फीट तक रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीलाइनिंग फीड में क्या हो जाता है, आपको कोई ऑब्जर्प्शन के लिए जितना भी वेस्टेज ऑफ फीड है वो ऑब्जर्प्शन के लिए कोई टाइम नहीं मिल, मतलब उसको कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं है, सॉइल भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो ब्यूटिफाई होकर पानी को खराब करता है। तो उसमें थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह थोड़ा आपको देना पड़ेगा, शायद इन द इनिशियल पीरियड में नहीं है, लेटर फेज में आपको देना पड़ेगा। अगर डेंसिटी हाई है तो डेफिनेटली यू नीड टू गिव सम ऑक्सीजन। थैंक यू सर। हेलो, क्या बोलिए। सर, गुजरात नियर सूरत और एमपी कोई नेटवर्क है क्या सर आपके नेटवर्क का? गुजरात में आज के दिन में कोई है नहीं। अगर कोई hatchery वाला बनना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे पास अभी गुजरात में कोई नहीं है, लेकिन एमपी में भी इतना आया नहीं। हमारा ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क hatchery अभी मैं आपको बताऊं, आसाम में करीबन 22 से 25 है, मणिपुर में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा है, मणिपुर, त्रिपुरा एंड असम, ये तीनों स्टेट में ज्यादा से ज्यादा है। बाकी आपको बंगाल में करीबन 4-5 है, बाकी उड़ीसा में 15 है हमारा। बाकी आपको छत्तीसगढ़ में एक पहले था, अभी वो थोड़ा अभी बंद हुआ है बिकॉज उसको एक्सीडेंट हुआ है एंड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस नाउ। अभी हम लोग अभी कर रहे हैं, और अभी राजस्थान में 1-2 बंदे हमारे पास जुड़े हैं, अभी उनको भी हम लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद 1 साल में अभी अमूर कॉमन कार्प अगर चाहते हैं तो मैंने बोला तो hatchery का जरूरत नहीं। इवन आप एक फार्मर के हैसियत से भी आप ब्रीडिंग आपका खुद का अगर चाहिए तो आप खुद भी लेकर के आप ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से आप हापा ब्रीडिंग करा के आपका जितना भी सीड रिक्वायरमेंट है उसको आप भरपाई कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें कोई हाई टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका चुपके वाला अंडा है वो आपको हापा में भी हो सकता है, तालाब में आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन पहले जो कार्प है या रोहू, कटला, मृगाल, इसके लिए आजकल हापा ब्रीडिंग या आउटर हापा, इनर हापा उसमें थोड़ा दिक्कतें आता रहता है, लेकिन इसमें आपको इजीली बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसका टेंटेटिव कॉस्ट क्या हो सकता है? ये टेंटेटिव कॉस्ट मतलब स्पॉन का जो आज का हमारा जो कॉस्ट है 1500 रुपया पर 1 लाख के है, 2 पैकेट में आता है, और पैकिंग कॉस्ट अलग आता है। अगर आप पॉलिथीन में पैकेट में लेंगे तो 15-30 रुपया आता है। तो अगर 1530 रुपया में 1 लाख का सीड आपको पॉलिथीन पैकिंग मिलेगा। और जो मैंने बॉक्स दिखाया कार्टून बॉक्स, उसका अगर आपको चाहिए तो 2 बॉक्स में 1 लाख आएगा, उसको आपको पड़ेगा 1610 रुपया पैकिंग के साथ, बाकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका है। और जो फ्राई है, एयरली फ्राई 15 दिन का फ्राई है, वो 350 रुपया प्रति 1000 है। और उसको अगर पैकिंग कार्टून बॉक्स में हम लेंगे तो एक कार्टून बॉक्स में हम 1000 पैकिंग करेंगे विथ पॉलिथीन बैग एंड ऑक्सीजन, उसको हमको लगेगा 405 रुपया, मतलब 350 आपको सीड का है, 55 रुपया आपको पैकिंग कॉस्ट है। और जो थर्मोकोल पैकिंग हम जो बॉक्स देते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स, वो आपको रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हमारा सीड ट्रेन में या जब एयर में जाता है या कोई बस में जाता है तो इजी होता है ट्रांसपोर्ट में, या इसमें कोई ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है, और स्टर्जिड रहता है, और सीट सेफ रहता है। और बैग क्यों, कभी क्यों ऑक्सीजन पैकेट है, पॉलिथीन है, शायद अगर कोई भी जगह में कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम आया तो वो लीकेज होता है, तो इसीलिए अगर बॉक्स के अंदर डाल दें तो वो सेफ रहता है। आपको मैं बताऊंगा, अभी हम लोगों ने यहाँ से अभी फ्लाइट, बोलिए। सर, एक्चुअली मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम फार्मर को प्रमोट कर रहे हैं हैचरी के लिए, तो क्या कॉस्ट टेंटेटिव हमें लेकर चलना चाहिए और क्या रिटर्न हो सकता है? मतलब जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का अगर आइडिया हो तो वो बताने में इजी रहता है। इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि आपको अगर देखिए मैं आपको बताऊं, नॉर्मल फिश कल्चर में जो भी है इससे वो भी ऐसे ही है, इसका डिपेंड करता है आपको मतलब सेलिंग कॉस्ट के ऊपर। अगर आप वो मछली जो है अमूर कॉमन कार्प अगर है 150 तक आपको सेलिंग है, जो कि एवरेज है, मैं आपको ऑल ओवर इंडिया में बताऊं, कोई जगह में 300 रुपया है, कोई जगह में 100 रुपया भी है, लेकिन अगर आप 150 रुपीज करके पर लेंगे तो आपको प्रति एकड़ 2 लाख रुपया मिलेगा। तो उसमें आपको सीड का कॉस्ट जो होता है 1 लाख का सीड का कॉस्ट है, एली फ्राई का कॉस्ट है, अगर आपको मतलब 4000 सीड का कॉस्ट है, हम 6 रुपया फिंगरलिंग में बेचते हैं, तो 6 रुपया में 4000 आप ले लीजिए, तो 26,000 हो गया आपका फिंगरलिंग का कॉस्ट, ठीक है, 4000 को। तो बाद में आप
को देना है क्या फीड देना है। फीड आप देख लीजिए, अगर आपको प्रोडक्शन मिनिमम आपको 1 एकड़ में 2.5 टन भी मिलता है, मतलब 25 क्विंटल तो मिलता है, तो 25 क्विंटल में आपको 5 टन फीड करीबन लगेगा, 5 टन से कम लगेगा, 5 टन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा। और फीड का कॉस्ट आज के दिन में अगर 40 रुपीज भी है, आप नॉर्मल ये लेकर के चलिए, 40 रुपीज में हुआ तो आपको कितना लगा, करीबन आपको 2 लाख रुपया लगा। और उसको आपको इधर आप सीड का कॉस्ट आपको 26,000, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाख के अंदर टोटल आपका प्रिपरेशन से लेकर के कल्चर तक आपको हो गया। तो उसमें आपको कैसे भी आपको अगर 2500 किलो है, आपको अगर 150 का हिसाब से आपको मिला तो करीबन 4 लाख का आपको मतलब टोटल कॉस्ट आ गया, प्रोडक्शन आपको सेलिंग प्राइस। तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, हाँ, करीबन आपको 1 लाख रुपया का मुनाफा ऐसी है। लेकिन मैंने बताया कि ये ओनली फीड के ऊपर अगर आप डिपेंड करेंगे, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का आप डिपेंड करेंगे वो फीड के ऊपर, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया, तो उसको आप कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपन आपको। अगर फॉर्मुलेटेड फीड आप नहीं देंगे, आपको ग्राउंड नट ऑयल के और राइस ब्रान में देंगे तो आधा हो जाएगा फीड का कॉस्ट, तो उसमें आप ज्यादा बना सकते हैं। क्योंकि बैक फीडिंग या डिमांड फीडिंग दे करके आप आराम से 2 लाख रुपया मिनिमम, मैंने बता रहा हूँ जो फार्मर लोग कर रहे हैं वो अगर करेंगे 8 से, क्योंकि ये स्पॉन टू 1 किलो का मछली 7 महीना में हो जाता है। आपको 10 महीने की जरूरत नहीं है या 15 महीने का जरूरत नहीं है, जो कि नॉर्मल कार्प में होता है। ये अगर आपने फिंगरलिंग ले लिया तो मैं आपको बताऊं, अभी आप लोगों से जब समीर जी मैंने को फोन किए थे 2 बजे, मैंने एक फार्मर के साथ बात कर रहा था दूसरे में, तो उनका 4 महीना वो फिंगरलिंग में 4 महीना में 1 किलो 900 ग्राम का एक फीडबैक मैंने ले रहा था। 4 महीना में फिंगरलिंग से 1 किलो 900, करीबन 40% ऑफ द पॉपुलेशन 40% ऑफ द पॉपुलेशन आया है। उसमें यही है कि आपको जेनेटिकली वेराइटी जो होता है उसमें डिपेंड करता है कहाँ से आप सीड लिए हैं। अगर आपको क्वालिटी सीड आपको मिल रहा है, आपको प्योर सीड मिल रहा है, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आपको मुनाफा होगा, तो उसमें आपको फायदामंद होगा। ठीक है जी। सर मैं हैचरी का भी इकोनॉमिक्स समझना चाह रही थी कि अगर हम किसी फार्मर को हैचरी ही बनाने के लिए अगर कन्विंस करें एक डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड के लिए, तो उसमें क्या इकोनॉमिक्स लेके चलना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जनरली अगर आप अमूर कॉमन कार्प के लिए कोई हैचरी बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं तो बोलूंगा कोई हैचरी का जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जी अगर सीमेंटेड टैंक है 2 लाख रुपया में भी आप एक बड़ा वाला जैसे बायोफ्लोक टैंक आप बना रहे हैं या स्क्वायर टैंक बना रहे हैं, सीमेंटेड टैंक बना लीजिए और आपको गहराई होना चाहिए 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक कर लीजिए, ब्रीडिंग कर सकते हैं। या आप हापा में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हैचरी का डिजाइन जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अगर आपके पास एक कार्प हैचरी है, जो हमारा आज का हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आपको 25 लाख, लेकिन अगर कोई किसान या कोई हैचरी ऑपरेटर खुद अपना बनाना चाहता है तो वो मैं आपको बताऊं कि 10 से 15 लाख रुपया में लागत में एक हैचरी बन जाएगा, जो आपको 1 करोड़ सीड, मतलब रोहू कतला मृगल 1 करोड़ सीड आपको एक बैच में आपको दे सकता है, 1 करोड़ सीड के लिए। तो इस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी आपको उस हिसाब से होता है, और उसमें आपको ज्यादा फायदामंद है, क्योंकि अगर सीड ग्रोअर है जो उसको ज्यादा फायदामंद है। क्योंकि अगर हैचरी वाले हैं तो हैचरी के लिए अमूर कार्प के लिए स्पेसिफिकली कोई डिजाइन हैचरी नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको इधर आपको हापा में भी कर सकते हैं, सीमेंटेड टैंक में भी कर सकते हैं, सर्कुलर टैंक में भी कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको स्पेशल डिजाइन है, क्योंकि इसका अंडा चुपने वाला अंडा है, और एक बार आप इंजेक्शन दे दिया कर दिए तो फिर इसको जरूरत नहीं है पानी घुमाने का, पानी का भी वेस्टेज नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, क्योंकि पानी एक बार आप 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आराम से आप सीड निकाल सकते हैं, तो पानी भी खराब नहीं होने वाला है कुछ नहीं। तो जब भी हमारा कार्प मतलब रोहू कतला होता है, क्या है फ्री फ्लोइंग अंडा है, अंडा अगर आप बंद कर दिए करंट ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं, तो इसमें जरूरत नहीं है पानी का, तो ऑटोमेटिकली इसका खर्चा बहुत कम है। आप मैंने बताया कि आपको हैचरी का जरूरत नहीं बना, आपको अगर तालाब में भी है उसी में आप बना सकते हैं स्पॉन, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। One more question, sir, if you allow. You are talking continuously. कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। सर आपने पीएच का जो बताया था कि पीएच अगर बढ़ जाता है तो एलम यूज करने के लिए अल्कलिनिटी का क्या कंडीशन होना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आपको अल्कलिनिटी का एलम जब यूज करते हैं हम, इसके लिए पीएच के लिए नहीं यूज करते, हम अल्कलिनिटी के लिए यूज करते हैं। पीएच को आपको कम करना है, बढ़ाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अभी देखिए पीएच आपको क्या है, जनरली आपको बोरवेल वाटर है,
अगर वो नॉर्मल वाटर में आपको 7 to 7.5 तक आपको बोरिंग वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन कम हो सकता है, लेकिन उसमें अगर आपको तालाब का पानी लेंगे डेफिनेटली ये जनरली 7.5 के ऊपर होता है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए हेवी रेनफॉल या कोई एसिडिक एरिया में आपका तालाब में है, जहाँ पर आपको पहाड़ी एरिया में है, तो वहां पर अगर एसिड सल्फेट सॉइल है तो उसमें आपको पानी का पीएच घटने का चांसेस है। तो वहां पर आपको क्या जरूरत है, आपको लाइमिंग का जरूरत है, लाइम करके आपको बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर पीएच का ज्यादा एसिडिक है तो आपको लाइम देके करें, लेकिन आपको ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, आलाम का पर, क्योंकि पीएच और अल्कलिनिटी का एक रिलेशन है, तो अल्कलिनिटी आपको मैंने बताया कि 180 के ऊपर कल्चर पॉन्ड में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नर्सरी पॉन्ड के लिए चाहिए तो आपको 120 से 130 तक रखना चाहिए। और कतला रोहू मृगल के लिए तो सबसे बेस्ट है 120 के अंदर रहना चाहिए। ये थोड़ा हार्ड स्पीसीज है तो इसीलिए आपको अल्कलिनिटी 130 तक आप रखना चाहिए। अगर इसको बढ़ गया तो उसको घटाने के लिए आप उसको आलम का यूज करें। अगर जैसे कि कोई मछली मतलब पालन करते करते बोलते हैं कि हमारा मछली बढ़ा नहीं है, तो हम लोग टेस्ट करने का टाइम देखते हैं 220, 225, 230 होता है। तो जो मात्रा में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम लोग जो ग्रोथ पैरामीटर बोलते हैं कि 4 महीना में इतना होना चाहिए, 1 महीना में इतना होना चाहिए, ये सब जो बोलते हैं इस डिपेंडिंग अपन साइंटिफिक स्टडी, वो जो साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं उसका पैरामीटर सब ऑप्टिमम पैरामीटर में बोलते हैं। हम नहीं बोलते कि ये पैरामीटर ये होना चाहिए तो आपका तालाब, और हर तालाब इवन एक फार्मर का तालाब से तालाब भी वैरी करता है पानी, तो उसको हर तालाब का अलग से लेता है। ऐसा नहीं कि आपका बोरिंग सोर्स शायद एक होगा, नदी का सोर्स एक होगा या तालाब का सोर्स एक होगा, लेकिन हर तालाब का जो पानी है आप शायद सोर्स ऑफ पॉइंट जो है वो पॉइंट सोर्स शायद एक ही होगा, लेकिन आपका तालाब टू तालाब वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल और डिपेंडिंग अपॉन द आपका ऑर्गेनिक लोड, डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्मल ऑफ स्टॉकिंग डेंसिटी, वो वैरी करता है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए और उस हिसाब से आपको आलम और लाइम का यूज करना चाहिए। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन है? सर मैं सुहेल रामटेके फ्रॉम वर्धा। सर मेरा एक क्वेश्चन, अल्कलिनिटी की बात करें तो सर डीओ का इशू आता है क्या मींस कल्चर के दौरान? डीओ का इशू आता है जब आपको पर्टिकुलरली डीओ का इशू कब आएगा, जब आपको विंटर सीजन में आता है। मैं आपको बताऊं, जब आपको ऊपर से होंस गिरता रहता है या फॉगी नाइट्स होते हैं, तो फॉगी नाइट जैसे कि आज हमारा एक तालाब में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है, जब ये आपको तालाब का सरफेस एरिया, ये थोड़ा हार्डी स्पीसीज है, अमूर कॉमन कार्प नॉट लाइक रोहू और कतला, ये थोड़ा हार्डी स्पीसीज है, बॉटम डोलिंग है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर में भी आता है नीचे भी जाता है। और अगर आपको ऑक्सीजन का लेवल जो है 5 ppm के नीचे भी है, मतलब 4 ppm तक भी है, तो स्टैंड कर लेता है। और ट्रांसपोर्ट आपको करना है तो ट्रांसपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आपको ट्रांसपोर्ट में भी इजी है। ओनली प्रॉब्लम होता है जब आपको ड्यू गिरता है, जब मतलब होश गिरता है, तभी आपको ये थोड़ा होता है। और उसमें क्या करना चाहिए, आपको पानी का लेवल थोड़ा बराबर मेंटेन करना चाहिए। अगर पानी का लेवल थोड़ा कम है तो ऑक्सीजन लेवल घटता है। और आपको देखना पड़ेगा, अगर पानी जब आप खाना देते हैं तो वो अगर थोड़ा आपको क्या बोलते हैं, खाना देने के बाद जो वेस्टेज ऑफ फीड होता है उसमें धीरे धीरे आपको क्या हो जाता है, पानी थोड़ा मोटा हो जाता है। तो उसमें आपको लाइम का 15 दिन में या 1 महीना में अगर आप 15 से 20 किलो लाइम प्रति एकड़ में भी आप डाल दिए तो वो एक मेंटेन होकर चलता है। और पर्टिकुलरली आपको हमारा जो किसान है वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल फीडिंग देते हैं नॉर्मल सीजन में, विंटर में भी वही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन विंटर में आपको सबको पता होना चाहिए कि मछली का जो खाने का जो मतलब एपेटाइट है वो कम घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, ज्यादा घूमता भी नहीं मछली। तो उसमें क्या हो जाता है, मछली का जो खाना है उसको आपको आधा करना चाहिए। लेकिन हमारे किसान क्या करते हैं, वही खाना जो आप समर सीजन में दे रहे थे, जो रेनी सीजन में दे रहे थे, उसको विंटर सीजन में भी कंटिन्यू, मतलब जो आप सितंबर में अक्टूबर में दे रहे थे उसको आप नवंबर दिसंबर में भी वही क्वांटिटी देना शुरू किया। तो उसमें क्या होता है, वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। तब उसमें क्या हो जाता है, पानी खराब होने की वजह से वो आपको ऑक्सीजन का भी डिप्लीशन होता है। तो उसमें देखना है। और एक चीज होता है, जब आप प्लैंकटन बढ़ जाता है, प्लैंकटन कब बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर घट जाता है या सनशाइन ज्यादा बढ़ जाता है, इसमें भी होता है। और आपको ऑर्गेनिक लोड ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए मछली जब नहीं खाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, तभी आपको प्लैंकटन ज्यादा आ जाता है, algae bloom हो जाता है। जब algae bloom हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन डिप्लीशन आपको करता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, ना algal bloom हो, ना पानी मोटा हो, ना आप फीड ज्यादा वेस्टेज हो। इसलिए मैंने बताया
15 दिन में या 1 महीना में एक बार आप नेटिंग करना चाहिए। नेटिंग करने में 2 चीज आपको मिलते हैं, एक तो मछली को देखने को आपको मिला, वो खाना खाया कि नहीं मिला। सेकंड चीज होता है पॉन्ड का बॉटम आपने डिस्टर्ब कर दिया, एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो पॉन्ड का बॉटम में एक लेयर जो बन जाता है, जो खाना आप दिया है अगर वेस्टेज हो गया वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो मिट्टी में थोड़ा आपको एक्सचेंज होता है, तो उसमें आपको फायदा होता है। और सेकंड चीज होता है कि आपको मालूम पड़ जाए, जो आदमी पानी में जाएगा तब उसको मालूम पड़ जाता है पानी मोटा है या पतला है, क्योंकि हर समय एक किसान जाकर के पानी लेकर टेस्ट नहीं करता है। इसीलिए हमको क्या कहना, मैंने बता रहा हूँ कि आप थोड़ा देखना चाहिए पीएच और अल्कलिनिटी और डीओ, ये तीनों चीज देखना चाहिए। और पर्टिकुलरली डीओ देखना चाहिए जब आपका विंटर सीजन हो। तो सर फिर इसका अभी आप जैसे कि 5 to 6 to 7 months आप इसका कल्चर पीरियड बोल रहे हो, तो सर इसका एफसीआर क्या आ रहा है, एवरेज एफसीआर क्या आता है मैंने प्रोबेबली? बताया 1.5 टू मैक्सिमम 2 जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बताया कि अगर आपको पूरा बोरवेल वाटर में, इवन आपको जैसे कि पॉली लाइनिंग तालाब में आप कर रहे हैं, वहां पर आपको प्लांकटन होने का चांसेस बहुत कम है, तब उसको बढ़ सकता है। लेकिन ये 1.5 भी मैक्सिमम करना चाहिए, तब ताकि आप 2 लाख से ऊपर पर एकड़ आप इनकम कर सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा आज का। तो मुझे विश्वास है कि यह सत्र हमारे सारे किसान अधिक से अधिक उसका लाभ लेंगे और अपनी आजीविका के साधनों को मजबूत करेंगे। और हमारे पास अभी सीमित समय है और सर भी काफी देर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, तो अभी इस सत्र को अंत में लाना होगा। तो जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर मानस कुमार सिन्हा सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद, और सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम अभी इस मोमेंट को कैप्चर कर सके। टीम प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आप मेरा नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं अंकिता, आई थिंक, ताकि Yes, sir. कोई भी फार्मर अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं या सीड का कोई रिक्वायरमेंट है, दे कैन आल्सो कांटेक्ट मी पर्सनली, वी कैन गिव देम सपोर्ट। अगर कोई Yes, टेक्निकल sir. सुझाव Sure, अगर कभी मन में नहीं आया, शायद बाद में भी आया, कोई डाउट हुआ या कल्चर करने का टाइम कोई भी दिक्कत है उनको आता है, तो वो आप मेरा मोबाइल नंबर पे नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 94 ओके 373 यस 12 12 420। 420 ओके और एक बार रिपीट Okay, करता हूँ 94 373 12 420। कोई भी दिक्कत है, कोई समय में आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मीटिंग वगैरह में हूँ तो मैं थोड़ा शायद कॉल बैक करूंगा। आप चिंता करने का जरूरत नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई भी फार्मर हो या कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, हम उसको पास में आए, कि हम चाहते हैं कि आपका भलाई हो, कुछ भी आपको दिक्कत ना आए, टेक्निकली जितना हमारा ज्ञान है हम आपसे दे सके। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है हमें और एक सेशन आपके साथ लेना पड़ेगा, सभी आपसे नॉलेज लेने के लिए बहुत बेताब लग रहे हैं। तो उम्मीद है हम आप हमारे साथ फिर से भी एक सेशन हमारे साथ लेंगे। और चलो अब अंत की ओर बढ़ते हैं। जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। सर का ये वीडियो फिर से देखना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इसी तरह हम अगले एक्वाटॉक के ऐसे ही नए दिलचस्प विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।